Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Now, this is a new unit number 8, where we have to understand what is currency, foreign exchange, and cash management system in banking. Regarding first topic, that is currency, we have to take a look at the important event or history about currency notes of India. In India, the paper currency was first issued during British East India Company rule. ब्रिटिश रूल में ये करेंसी पहली करेंसी पेपर करेंसी इशू हुई थी. सबसे पहले ₹1 नोट इशू हुआ था, और बिकॉज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली इन इशूइंग पेपर नोट्स, तो उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को इस काम में लगाया था, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं. और प्रेसिडेंसी बैंक्स आज के टाइम पे SBI है, अब इसका नाम SBI है. ये लेट 18th सेंचुरी में ये हुआ था, और जब 1857 में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो दबा दिया गया, कमज़ोर हो गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई. तो उन्होंने 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू किया, और इससे उनकी मोनोपोली बन गई इंडियन इकोनॉमी में. करेंसी साइकिल्स की जब हम बात करते हैं, 1861 एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मोनोपोली हो गई पेपर नोट्स इशू करने में, लेकिन पेपर नोट्स को पॉपुलर करना एक डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और गवर्नमेंट को प्रेसिडेंसी बैंक्स के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा कि वो उसका ऑथराइज एजेंट बनेगा पेपर नोट्स को सर्कुलेट करने में पूरी इंडिया के अंदर. लेकिन इसमें कुछ परेशानियां थी, लिमिटेशंस थी. मोबिलिटी कम थी, डेवलपमेंट कम थी, एजुकेशन भी कम थी, जिससे वो नोट जो हैं वो सही रिडीम नहीं हो पाते थे. कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सिटीज में और आसपास के इलाकों पे जहां पर पेपर नोट जो हैं वो लीगल टेंडर मनी थे. इन एरियाज को जहां पर वो चल रहे थे नोट्स, उनको हम करेंसी सर्कल्स कहते हैं, इस नाम से जानते हैं. करेंसी को कंट्रोल कैसे करते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट था कि वो नोट्स को प्रमोट करें, पॉपुलराइज करें. ये 1867 तक चला, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया. इसके बाद ये काम जो है वो मिंट मास्टर्स या अकाउंट जनरल एंड कंट्रोलर ऑफ करेंसी को दे दिया गया. ये काम 1935 तक चलता रहा, जब तक RBI की स्थापना हुई. उसके बाद ये करेंसी फंक्शन जो है वो RBI के कंट्रोल में चला गया. अब कंट्रोलर ऑफ करेंसी वो नहीं कर रहे हैं, और RBI इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है. आज भी RBI रिस्पॉन्सिबल है करेंसी को डिजाइन करने में, उसका प्रोडक्शन, उसका ओवरऑल मैनेजमेंट. पूरे देश में जो करेंसी है उसके लिए RBI फंक्शन करता है, एक्ट करता है, और वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री में क्लीन और जेन्युइन नोट्स सप्लाई करने के लिए. गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ कंसल्ट करके RBI रेगुलरली सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करता है, और उसको ओवरकम करने के, सिक्योरिटी फीचर्स को एनहांस करने के, और रिस्क को काउंटरफीट नोट्स और फोर्ज नोट्स को टारगेट करता है. उनका जो रिस्क है पब्लिक को, उसको रिड्यूस करता है. इस दिशा में काम करता है. अब हम देखते हैं डीसिमिलाइजेशन ऑफ कॉइनेज. तो कॉइन्स इंडिया में चल रहे थे फ्रीडम से पहले और बाद में. तो एक रुपए में जो आने या पाई होते हैं, 16 आने होते हैं और 64 पाई होते थे. पाई इज ओल्ड स्पेलिंग ऑफ पैसा. सबसे छोटा डिनोमिनेशन इंडिया का था 1947 से पहले तक का हाफ पाई, जो कि 1947 में ऑब्सोलीट हो गया, और गवर्नमेंट ने 1 रुपया, हाफ रुपया, क्वार्टर रुपया, 2 आने, 1 आना, आधा आना और 1 पैसे के कॉइन चला दिए. 1957 तक ये रहा 16 आना और 64 पाई का स्ट्रक्चर. उसके बाद जो है वो डीसिमिलाइजेशन हो गया. अब हम पाई की जगह पैसा वर्ड यूज करते हैं, और रुपी जो है वो 100 पैसे में डिवाइड हो गया है.
इसे डीसिमिलाइजेशन ऑफ कॉइनेज कहते हैं और 1957 से ये लागू है। और नया पैसा था पहले, अब वो नया वर्ड जो है 1964 में ड्रॉप हो गया था। आरबीआई ने ये सभी एक्टिविटीज आरबीआई के अंडर हुई हैं। कॉइन्स के मामले में आरबीआई का जो रोल है वो गवर्नमेंट के एजेंट की तरह है। गवर्नमेंट कॉइन्स को बनवाती है, आरबीआई नहीं, लेकिन आरबीआई ही इशू करती है, बिकॉज वो ही एक इकलौता सोर्स है लीगल टेंडर मनी का। क्योंकि 1 रुपए के नोट्स के और कॉइन्स के जो या छोटे कॉइन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट की फॉर्म में करती है। आज की डेट में जो करेंसी नोट्स हैं वो हम सब देख सकते हैं, वो 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 के डिनोमिनेशन में है। 1 रुपए का और 2 रुपए का डिनोमिनेशन जो है वो 2001 में कॉइनेज एक्ट 2011 में प्रिंटिंग डिसकंटिन्यू हो गई है और 2015 में दोबारा से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आरबीआई के थ्रू 1 रुपए का नोट जो है वो सर्कुलेशन में लाएगी। आरबीआई ऑथराइज है 5000 और 10,000 के डिनोमिनेशन के नोट्स को भी वो इशू कर सकता है, 10,000 से ज्यादा के नहीं, और कॉइन्स भी वो इशू कर सकता है 1,000 रुपए तक के। 1,000 रुपए तक का कॉइन भी बन सकता है, ये आरबीआई को ऑथराइजेशन है। और कौन कौन से नोट्स चलेंगे ये गवर्नमेंट और आरबीआई अकॉर्डिंगली एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट ये नोटिफाई करती है। जब भी हम नोट देखते हैं तो उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। करेंसी नोट जितने भी हैं अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई जो है वो 1 रुपए के अलावा सारे नोट्स इशू कर रही है। 1 रुपए पे जो साइन है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है और बाकी सारे नोट्स पे आरबीआई का गवर्नर साइन करता है। जितने भी नोट्स इशू होते हैं आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट से, वो 40% ऑफ गोल्ड या स्टर्लिंग सिक्योरिटीज अपने पास रिजर्व में रखने के बाद ही वो इशू करता है और ये देखता है कि कम से कम 40 करोड़ रुपए वैल्यू में वो गोल्ड हो। बाकी का 60% जो है वो रुपी या कॉइन्स में वो रखता है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। 1956 में ये सिस्टम चेंज हुआ है। आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि उसे गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 200 करोड़ रुपए अपने पास मेंटेन करने होते हैं, जिसमें 115 करोड़ जो है वो गोल्ड में होना चाहिए। इसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं और ये सिस्टम आज तक सेम है, आज भी चल रहा है। करेंसी चेस्ट एस्टैब्लिश किए गए हैं स्टेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के साथ। इसमें जो करेंसी डिपॉजिट की जाती है वो आरबीआई के साथ जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उसमें मानी जाती है और इसलिए कैश रिजर्व रेशो में भी इंक्लूड होती है। कैश रिजर्व रेशो is the quantity of cash which a bank is required to keep with the RBI. RBI के साथ आपको जो एसेंशियल तौर पे रिजर्व्स रखने होते हैं, कैश रिजर्व रखने होते हैं, उसको हम CRR कैश रिजर्व रेशो में लेते हैं। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1928 में नासिक में, महाराष्ट्र में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी बैंक नोट्स को बनाने की। इसमें SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका एक पार्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड कंपनी है जो कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स में काम करती है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भी नोट्स को मुद्रण यानी कि इशू करने में काम करती है। लीगल टेंडर्स हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो कि लीगली वैलिड मनी है। 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन ये लीगल टेंडर मनी है फॉर अनलिमिटेड अमाउंट। आप कितने भी अमाउंट को इस
फॉर्म में दे सकते हैं, ले दे सकते हैं। 50 पैसा कॉइन जो है उसकी लिमिटेशन है, वो 10 रुपए से ऊपर आप उसको लीगल टेंडर नहीं कर सकते हैं। विद इन 10 रुपीज आप लीगल टेंडर कर सकते हैं, लीगली टेंडर मनी है ये। और 50 पैसे से कम अगर हम लेते हैं तो वो 1 रुपए से ज्यादा में ट्रांजैक्शन में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है स्टार सीरीज नोट्स। स्टार सीरीज में 10, 20, 50 और 100 के नोट्स होते हैं। इन नोट्स को रिप्लेस किया जाता है डिफेक्टेड नोट्स। जब प्रिंटिंग प्रेस में कुछ नोट्स डिफेक्टेड हो जाते हैं तो उनको स्टार सीरीज से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें एक एडिशनल करेक्टर स्टार का होता है और ये बंडल्स की सीरीज में नहीं होते हैं। बाकी सारे फीचर्स इसके वैसे ही हैं जैसे दूसरे करेंसी नोट्स के होते हैं। इंडिया में जो करेंसी नोट्स हैं उस पे 17 भाषाओं में लिखा होता है और ये 17 भाषाएं अंग्रेजी को मिलाकर असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू हैं। आरबीआई का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि इशू करता है नोट्स को और इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट रखा जाता है बैंकिंग डिपार्टमेंट से। करेंसी मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन आरबीआई करता है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इसका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई की जो सिलेक्टेड ब्रांचेस हैं वो करेंसी चेस्ट और कॉइन डिपॉजिट्स को एस्टैब्लिश करने का काम करती हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। इंडिया में नकली नोट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। आरबीआई ने एक वेबसाइट लॉन्च की है पब्लिक को फेक नोट्स के बारे में अवेयर करने के लिए। इसका नाम है www.paisabolta hai.rbi.org.in। इसमें डिफरेंट करेंसी नोट्स को जो फेक हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आरबीआई ये सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ऐड करता रहता है ताकि जो फेक करेंसी है उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम की जा सके, खत्म की जा सके। आरबीआई पुराने नोट्स की सीरीज को विड्रॉ करता है जब वो पाता है कि ये सिक्योरिटी फीचर्स में कम हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। आरबीआई ने कुछ बैंक नोट्स को 2005 से पहले के बने हुए नोट्स को 2014 में विड्रॉ कर लिया था। हम कहते हैं पुराने नोट नहीं चलेंगे, तो इसी वजह से है। और बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो इन नोट्स को जनरल पब्लिक को एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये जो मूव है, ये जो कदम है आरबीआई ने उठाया है ताकि जो ब्लैक मनी है उसको उसकी रोकथाम की जा सके, उसको उसमें से जो साथ ही साथ नकली नोट हैं सर्कुलेशन में उनको भी सर्कुलेशन से हटाया जा सके। अब हम 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था। मींस अब उस डेट से उन नोटों के चलने पे पाबंदी लगा दी थी। ये महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि एक शैडो इकोनॉमी चल रही है और वो नकली नोट्स को इलीगल एक्टिविटीज और टेररिज्म में यूज कर रही है। तो आरबीआई ने एक डिटेल प्रोसीजर स्टार्ट किया था जिसमें पुराने नोट्स जो डीमोनेटाइज जो नोट्स थे उनको नए में एक्सचेंज करने का प्रोसीजर चलाया था। इंडिया की हिस्ट्री में ये डीमोनेटाइजेशन 2 बार हुआ है, 1946 और 2016 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है और उन्होंने आधी रात के बाद, नवंबर 8 आधी रात के बाद जो इन नोट्स को 500 और 1000 के नोट्स को इनवैलिड करार कर दिया था, जिससे एक पैनिक अटैक आ गया था इंडियन पब्लिक में। ये थर्ड टाइम है जब इंडियन करेंसी जो है वो बैन हुई है या डीमोनेटाइज हुई है ऑल ऑफ अ सडन। इससे पहले 1946 में
1000 और 10,000 के नोट्स को सर्कुलेशन से हटाया गया था। इस बैन का एक्चुअल में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि इतने बड़े डिनोमिनेशन के नोट जनरल पब्लिक या कॉमन पीपल के ऊपर नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया था, बहुत कम इम्पैक्ट हुआ था। 1950 दोनों नोट जो हैं वो 1954 में री इंट्रोड्यूस हुए थे इन द एडिशन ऑफ 5000 रुपी नोट्स करेंसी, और 1934 में जो ये 500 और 1000 रुपए के नोट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और दूसरा जो करेंसी बैन है वो 1978 में मोरारजी देसाई जो लीडर थे जनता पार्टी के, कोलिशन गवर्नमेंट के, उन्होंने अनाउंस किया था, और उसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। इसका भी एम था कि ब्लैक मनी जो जनरेट हो रही है इकोनॉमी में उसको बैन किया जाए, रोका जाए, और ब्लैक मनी और के साथ साथ जो नकली नोट हैं उनको भी सर्कुलेशन से हटाया जाए। 1000 रुपीज़ का नोट जो 1946 में डिसकंटिन्यू हुआ था, और 1978 में ₹5000 का नोट डिसकंटिन्यू हुआ था, उसकी इमेज की फोटोग्राफ्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 1978 और 2016 के बैन में जो सिमिलैरिटी है कि दोनों का एम जो है ब्लैक मनी को सर्कुलेशन से बाहर करना था, और इसमें हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स पे ही काम किया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये बैन रेडियो पे उसी तरीके से किया था जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया था। इसके बाद जो है अगले दिन जो थे वो बैंक्स बंद थे, और ये सारा ही प्रोसीजर बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल, और 2016 में जब ये हुआ तब आरबीआई के गवर्नर थे श्री उर्जित पटेल। जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि देसाई जी ने, मोरारजी देसाई जी ने इसमें आरबीआई गवर्नर को बैकिंग नहीं दी थी, और श्री आईजी पटेल जो मानते थे कि ये जो बैन का जो प्रोसीजर है ये ऑपोजिशन की पार्टी के फंड्स को इमोबिलाइज करने के लिए है, और वो ये भी मानते थे कि जो लोग ब्लैक मनी स्टोर करते हैं वो ज्यादा देर तक इससे रोके नहीं जा सकते। उस समय पे जो ये बैन हुआ था उसमें बहुत ज्यादा लोगों पे इफेक्ट नहीं आया था, सिर्फ प्रिविलेज लोग जो थे, कुछ प्रिविलेज लोग, उनको ही इनका इम्पैक्ट झेलना पड़ा था। लेकिन अभी जो ये बैन हुआ है 2016 में, इससे पूरी इकोनॉमी, पूरे कंट्री पे इफेक्ट आया है, और लोग जो हैं वो इससे हिल गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स। नकली नोट जो हैं वो उनकी पहचान करना और उनको इम्पाउंड या जब्त करना। इसमें सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सारे बैंक्स को, ट्रेजरीज को और सब ट्रेजरीज को, और इशू हाउस ऑफ आरबीआई को। अगर कोई नोट आता है काउंटर पे तो उसको एग्जामिन करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। अल्ट्रा वायलेट लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे इक्विपमेंट्स का, और अगर कोई नोट नकली पाया जाता है, काउंटरफीट नोट होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के बाद काउंटर पे उसको वापस नहीं किया जाता है, और कस्टमर के अकाउंट में भी पैसा नहीं डाला जाता है। काउंटर फीट नोट जो है वो बैंक जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो वो माना जाता है कि ये बैंक जो है वो विलफुल इन्वॉल्वमेंट है बैंक की नकली नोटों को सर्कुलेट करने में, और इसके लिए एक पेनल्टी इम्पोज होती है। नोट जो इस तरह से काउंटरफीट होते हैं उन्हें स्टैंप लगाया जाता है काउंटरफीट नोट की, और इम्पाउंड कर दिया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है वो एनेक्स्चर 1 में दिया गया है, और इसके लिए बैंक जो है एक सेपरेट रजिस्टर में इन नोट्स को रिकॉर्ड करता है। ये ऑथेंटिकेटेड होते हैं बैंक अथॉरिटीज के द्वारा।
जब एक बैंक नोट जो है वो ब्रांच में आता है या करेंसी चेस्ट या ट्रेजरी में पाया जाता है कि वो नकली है, तो उसकी जो एक रिसीट इशू हुई है टेंडरर को, देने वाले को, और उस पर जो स्टैंप लगी है, इस पे कैशियर और टेंडरर दोनों के ही साइन होते हैं। और जो रिसीट इशू होती, अगर कोई केस आता है काउंटरफीट नोट का, तो उसको नोडल बैंक ऑफिसर जो है वो लोकल पुलिस अथॉरिटीज में भी इन्फॉर्म करेगा या नोडल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा, ताकि उसकी जांच पड़ताल हो सके और एक FIR प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फाइल करेगा। इस तरह की मंथली रिपोर्ट जो है वो कंसोलिडेट होके फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल में जाती है, जो कि बैंक के हेड ऑफिस में ही होती है। और अगर कोई ट्रेजरी है तो उस केस में इशू ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक में उसको इन्फॉर्म किया जाता है। इस तरह के लोग जो नकली नोटों के सर्कुलेशन में लगे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बैंक को अपने बैंकिंग हॉल या काउंटर्स को CCTV सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग में इनको रखना चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व रखना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमें देखना है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स का एक एसेंशियल फंक्शन है। बैंक को ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम करना होता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स या कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज को करेंसी में और करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में करने के लिए उसकी मदद लेते हैं। इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को ये पैसे चाहिए होते हैं, करेंसी चाहिए होती है, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में इंडिया से बाहर बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं या टूरिस्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या स्टडीज के लिए जा रहे हैं बाहर, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर जा सकते हैं या आप इमिग्रेशन के लिए जा सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं वो अपने कल्चरल टूर जो हैं वो अब्रॉड करने के लिए, उसके लिए उन्हें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। बैंक इंटरनेशनल पेमेंट्स या रिसीट्स भी करते हैं इन केस आपको जरूरत हो पेमेंट की या रेमिटेंस आउट की फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रिसीट्स या रेमिटेंस इनके लिए अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज। फॉरेन एक्सचेंज को के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में करने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। ये एक्ट जो है फ्रीडम देता है इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करने के लिए अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। दो तरह के अकाउंट्स हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट जो है वो RBI की कंसल्टेशन के साथ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। जहां तक बात है फेमा की, फेमा 2000 जून में इफेक्ट में आया है और इसने फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया है। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए हैं। अब जो है ट्रांजैक्शंस दो तरीके से हो सकती हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की फॉर्म में। इन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और जो एंटिटी फुल फ्लेजेड मनी चेंजर का काम कर रही है, FFMC, उसको इस 3 कैटेगरी के लाइसेंस लेने होते हैं। फर्स्ट इज AD कैटेगरी 1, जो बैंक्स हैं जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी हैं। दूसरा है AD कैटेगरी 2, दैट इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2। थर्ड इज फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स। रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 10(1) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाइसेंस इशू करता है ताकि रेजिडेंट्स और टूरिस्ट को आसानी हो सके अपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को करने में। और इस लाइसेंस से जो भी ये लोग लाइसेंस लेते हैं उनमें एक कंपटीशन होता है जिससे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती है। फुल्ली फ्लेजेड मनी चेंजर्स जो हैं वो जो काम करते हैं वो उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं। पहला है कि वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में जा सकते हैं
ताकि रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजिंग बिजनेस वो कर सके, जिसमें फॉरेन करेंसी नोट्स को इंडियन रुपीस में बदला जाएगा। दूसरा है वो इंडियन करेंसी को फॉरेन विजिटर्स को दे सकते हैं, टूरिस्ट को दे सकते हैं अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, और जो भी उन्होंने रीइंबर्समेंट रिसीव किया है उसको अपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल में डाल सकते हैं। FFMCs जो हैं या उनके फ्रेंचाइजीज जो हैं वो फॉरेन करेंसी नोट्स के कॉइन्स या ट्रैवलर चेक्स जो हैं वो NRI और रेजिडेंट्स दोनों से ही ले सकते हैं, और इसका पर्पस प्राइवेट विजिट या बिजनेस विजिट या फॉरेन एक्सचेंज के प्रीपेड कार्ड खरीदना हो सकता है। AD कैटेगरी 1 के जो बैंक्स हैं या कैटेगरी 2 या FFMCs जो हैं वो फ्रेंचाइजीज अपॉइंट करते हैं या एजेंट्स अपॉइंट करते हैं ताकि वो फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकें। इस स्कीम का फायदा जो है वो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को होता है, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने की फैसिलिटी जो है वो उसमें आसानी होती है। NRIs को भी इसमें बड़ा नेटवर्क मिलता है मनी चेंजिंग का। इसमें ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ये बैंक्स हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के, ये फैसिलिटीज जो हैं वो टूरिस्ट सेंटर्स को और मेजर सिटीज में यहाँ पर एक्सटेंडेड आवर्स में और हॉलीडेज में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जो इंडिया में जो रेमिटेंसेज आते हैं, मनी ट्रांसफर आते हैं, वो NRIs जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। इंडिया में ये जो रेमिटेंसेज हैं, ये इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप रिसीवर ऑफ रेमिटेंस में आता है, जो कि वर्ल्ड का 12% रेमिटेंस से के बराबर है। 2015 में ये रिपोर्ट आई थी। ये पैसा जो है वो स्विफ्ट इससे ट्रांसफर होता है। स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये FEMA 1999 के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। NRIs और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ये अपना 3 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, NRO, NRE एंड फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज में NRO अकाउंट और NRE अकाउंट, इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक NRO की बात है, NRO जो है वो रीपार्टेबल है एक्सेप्ट फॉर करंट इनकम। सिर्फ आप करंट इनकम जो है वो इसमें से डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। NRO अकाउंट में जो आपका लिमिट है वो $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर है, जबकि NRE अकाउंट जो है वो रिपैट्रिएबल है। इसमें आपको क्रेडिट मिलता है, जो भी आप इंडिया से बाहर से जो रेमिटेंसेस लाना चाहते हैं उनके लिए, उन पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है। इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट है वो आप ला सकते हैं, और किसी और NRE या FCNR अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का मैच्योरिटी पीरियड है, अगर ये इन्वेस्टमेंट इन्हीं अकाउंट से की गई हैं तो उसके प्रोसीड्स को आप ला सकते हैं इन अकाउंट में। कैश मैनेजमेंट वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं जिसमें कलेक्शन, हैंडलिंग एंड यूसेज ऑफ कैश इन्वॉल्व है। बैंकिंग में कैश मैनेजमेंट का मतलब है बेसिक अकाउंट मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स। इसके अलावा रिसीवेबल मैनेजमेंट। बैंक्स पेबल्स में ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिक्स्ड पेमेंट एंड इनवॉइस प्रेजेंटमेंट इसमें होती है। इसके अलावा है आर्मर्ड कार सर्विसेज या कैश कलेक्शन बाय बैंक्स। बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे बहुत सारा कैश कलेक्ट करते हैं, और बैंक इस कैश को अपनी आर्मर्ड कार में वहां से पिक करवाते हैं, और इंस्टेड ऑफ की जो रिटेलर के जो एम्प्लॉइज हैं
उसको डिपॉजिट करने जाएं, बैंक खुद उसको कलेक्ट करवाता है। नॉर्मली इन सब कामों में बैंक को परफेक्शन रहती है, क्योंकि ये काम वो डेली बेसिस पे करते हैं। अपने एटीएम मशीन्स में वो डिफरेंट लोकेशंस पे कैश को फिल करते हैं, रिफिल करते हैं, और कस्टमर्स के जो चेक्स हैं या कैश है वो जो एटीएम में डिपॉजिट होते हैं उसको कलेक्ट करवाते हैं। 2 स्टेप बैंकिंग सर्विसेज भी हैं, जिसमें पिकअप और डिलीवरी ऑफ कैश और चेक होता है कस्टमर्स के डोर स्टेप्स पे। वहां से आप डेली बेसिस पे या कॉल बेसिस पे आप पिकअप और डिलीवर करते हैं। दूसरा है आपका कस्टमर के चेक्स की पेमेंट करना। तीसरा है चेक्स को डिपॉजिट करना बैंक में। और अगला है आपका ओवरनाइट साइट वॉल्टिंग ऑफ कैश। जो ब्रांचेस का एक्स्ट्रा कैश होता है वो सेफ वॉलेट में जमा करवाया जाता है। ये डेली स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं, इसके जो फायदे हैं कस्टमर्स को वो बहुत सारे हैं। पहला है कि आपको अपना एम्प्लॉय एंगेज नहीं करना है जो कैश में डिपॉजिट करेगा, और तो आप अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप बचाते हैं, क्योंकि जो अकाउंट सेम डे में आपको क्रेडिट करवाना है तो आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, वो सेव हो जाता है। ट्रांजिट का जो रिस्क है रॉबरी और थेफ्ट का जो कैश को कैरी करने में होता है टू एंड फ्रो में, वो बच जाएगा। इसके अलावा लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, उसका जो रिस्क है वो भी बच रहा है। और इसकी जो इंश्योरेबल कॉस्ट है, क्योंकि बैंक इसको प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इंश्योरेबल कॉस्ट है इन सभी रिस्क की, वो भी बैंक ही बियर कर रहा है। इन सभी चीजों में बैंक एक सेंट्रलाइज सर्विस डेस्क भी प्रोवाइड करता है जो आपकी क्वेरीज को जल्दी से और एफिशिएंटली रिजॉल्व करता है। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव MIS रिपोर्ट्स। कस्टमर्स को एडवांस एनालिटिकल रिपोर्ट जाती है कि लोकेशन वाइज कितना पैसा इकट्ठा हुआ, रिटर्न हुआ। प्रोडक्ट वाइज पूलिंग होती है, क्रेडिट रिपोर्ट जो ड्यू है वो बताई जाती है, और ये सारी रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट जो है, जिसमें डेली रिपोर्ट है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, फ्यूचर क्रेडिट रिपोर्ट है, चेक जो अनपेड वापस हुए हैं उनकी रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट्स प्लस पेमेंट साइड में जो बैंक जो पेमेंट करता है आपको, और उसमें जितना अमाउंट आपका अनपेड है डिमांड ड्राफ्ट के लिए, चेक्स के लिए, वारंट्स के लिए, ये सब रिपोर्ट आपको की जाती है। तो बैंक आपको इन तरह के अपडेट देता रहता है। इसके अलावा बैंक जो है वो आपको मोबाइल पे अलर्ट देते हैं। CMS आता है क्लाइंट्स के पास, तो ये मोबाइल में जो मैसेज आता है कि जब आप रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पे मैसेज आएगा कि जब वो फंड्स इकट्ठा कर लिए गए हैं, तो इसके लिए क्लाइंट्स को ये इस पे सब्सक्राइब करना पड़ता है सर्विस के लिए। इन सब चीजों के लिए बैंक जो है वो आपसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के चार्ज लेता है, कैश हैंडलिंग चार्जेस लेता है। ये सारा आपका डेली स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए है। अगर आप इसमें कोई स्पेशल सर्विसेज भी चाहते हैं, जैसे नोट्स की स्पॉट काउंटिंग और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट्स और वेरिफिकेशन ऑफ काउंटरफीट और म्यूटिलेटेड नोट्स एंड कैश पिकअप ऑन हॉलीडेज एंड संडेज, तो इसमें भी आपको कुछ लिटिल एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं।